जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों, आज हम लोग भारत का संविधान को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके तहत जितने भी आर्टिकल है यानी 395 आर्टिकल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे 12 अनुसूची है और इन 12 अनुसूची को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो है भारत सरकार के द्वारा जो है जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं उन सारे अमेंडमेंट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला आर्टिकल से। जैसे भाग वन में क्या दिया गया है? भाग वन में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है इसका दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक यानी भाग वन में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। जैसे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। सेकंड में क्या क्या गया है? सेकंड में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण हो गया और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, पहली नामों में परिवर्तन। उसके बाद आर्टिकल 4 में कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। नेक्स्ट है भाग 2। ये है भाग 2 यानी इसमें कहा गया, भाग 2 में कहा गया कि ये नागरिकता जो है संबंधित जितने भी अनुच्छेद है भाग 2 में रखा गया है। इसके तहत जो है जैसे 5 से लेके 11 तक में क्या दिया गया है? नागरिकता के बारे में कहा गया है। जैसे भाग 5 में भाग 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता। भाग 6 में कहा गया, अनुच्छेद 6 में कहा गया है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के लिए के अधिकार। फिर है आर्टिकल 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 7 में। फिर आर्टिकल 8 में कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 10 में कहा गया कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 में। नेक्स्ट है 11 में, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 3 में, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाग 3। इसमें जो है ये मूल अधिकार है। इसमें 12 से 35 तक जो है इसमें क्या कहा गया है? मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। जैसे साधारण अनुच्छेद जैसे 12-13 में, जैसे इसमें कहा 12 में कहा, आर्टिकल 12 में परिभाषा, 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। उसके बाद है क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है क्षमता का अधिकार। जैसे क्षमता का अधिकार का मतलब होता है कि इन्हीं सभी को समान अधिकार। जैसे 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष जो है समता जो है ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेदी का प्रतिषेध, यानी ये सब के बारे में, ये सब के चलते जो कोई भी जो है विभेद नहीं करेगा, आपस में कुछ भी विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट है 16। इसे लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता, यानी जो लोक नियोजन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो भी नियुक्ति निकालेगी उसके लिए जो सबको समान अवसर देना होगा। नेक्स्ट है 17। ये अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो है अंत जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 18 में ये उपाधियों का अंत, यानी जैसे किसी के नाम के आगे जो है अगर कोई टाइटल लगा रहता था पहले, जैसे राय बहादुर,
इस तरह का जो है जैसे राजा ये सब जो उपाधि जो है ये सब को हटा दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। नेक्स्ट है स्वतंत्र अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसमें कर दिया गया है। 19 से लेके 22 तक ये स्वतंत्र अधिकार, जैसे 19 में ये वाक्य स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यानी दोष सिद्धि का मतलब होता है कि अगर कोई अपराध किए हैं तो आप उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं हम ये गलत हैं या सही है, इस तरह से जो आप जो दोष सिद्धि के लिए संरक्षण इसमें दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका मतलब है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि यानी आपको जो है जीने और रहने का सब कुछ करने का जो इसमें अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 को इसमें शिक्षा का अधिकार को दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, जब भी गिरफ्तारी करेगा तो 24 घंटा के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो जो है पेश करवाना उसका काम होता है। तो यही जो है आर्टिकल 22। नेक्स्ट है शोषण के विरोध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेके 24। अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। जैसे 23 में आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी मानव का जो है व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, और बलात्श्रम का यानी छोटा बाल्यावस्था में आप जो है बच्चों से जो है काम नहीं ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में यानी जो भी यानी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में जो है उसमें बालक का जो है नियोजन यानी वो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, उसमें काम बालकों को छोटा जो जो नाबालिग है नाबालिका है उसको जो है आप उसमें काम नहीं दे करवा सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको बता दें कि भारत कैसा राज्य है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी इसका मतलब होता है कि सभी धर्म को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 25 में ये अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने आचरण आचरण हो गया प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म से हैं तो आराम से अपना जो है जैसे आपका आचरण है, जैसे आप जिस तरह से आप पूजा करते हैं पाठ करते हैं या जिस तरह से आप मंदिर मस्जिद में जाते हैं उस तरह से आपको जाने आने का प्रचार करने का प्रसार करने का ये सब का आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य जो भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को आप कर सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह से छूट है। नेक्स्ट है 27 में आर्टिकल 27 में कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों यानी टैक्स ये सब के लिए संदाय के बारे में यानी आप जो है चंदा उंदा ये सब जो वसूल करने का इसमें स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है 28 में जैसे कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना जो है उपस्थित होने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या दिया गया है, ये जो है ये इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, आर्टिकल 29 से 30 तक में जो इसमें दिया गया है। जैसे आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक है उसके जो है वर्गों के हितों और संरक्षण का जो है इसमें बात कही गई है। फिर है आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो भी SC ST ये सब है ये सब का जो है वर्गों के हित का संरक्षण करना है। उसके बाद उसकी जो भी शिक्षा उसकी जो भी रीति रिवाज है उसका संरक्षण करना है। ये जो है प्रशासन करने का यानी संरक्षण है ना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नेक्स्ट है कुछ विधियों की व्यावृत्ति, अनुच्छेद 31 को और 31 गो, जैसे 31 को में
31 क में जैसे 31 को तो निश्चित कर दिया गया है, तो 31 क में है संपदाओं और आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। नेक्स्ट है 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। नेक्स्ट है संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। जैसे 32 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रस्तावित करने के लिए उपचार उपचार यानी इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित प्रवर्तित जैसे क्या कहा गया है आर्टिकल 32 में, इस भाग द्वारा जो है यानी इस आर्टिकल द्वारा जब प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने कराने के लिए उपचार, यानी अगर आपका मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा जो है मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये आप आर्टिकल 32 के तहत जो है आप जा सकते हैं। फिर है 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त, इसमें जो है रिट आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट भी जारी करता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, जब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन निर्बंधन फिर 35 में इस भाग के उपबंधों की प्रभावी करने का विधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में क्या कहा गया है, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में दिया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। इसमें 36 में इसमें परिभाषा दिया गया है। क्या 36 में परिभाषा दिया गया है। 36 में परिभाषा। 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी इसमें आर्टिकल 38 में कहा गया है कि जो भी राज्य है, राज्य सरकार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है कल्याण करने के लिए जो है जो भी नियम कानून और जो भी उपाय करेगा वो राज्य का काम है। 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी समान न्याय यानी सबको न्याय जो है समान देना है। और उसके बाद निःशुल्क विधि सहायता यानी कानूनी सहायता जो है ये निःशुल्क देना है, न कि कोई पैसा दे के लेके जो है कानूनी जो है सहायता देना है, ये ऐसा नहीं करना है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा उसके बारे में आर्टिकल 40 में कहा गया है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कुछ दशाओं में काम करने का, शिक्षा का, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें दिया गया है, यानी काम की न्यायसंगत, काम करने के लिए जो है न्यायसंगत, सबके लिए जो सब जो भी काम होगा सबको न्याय तरीका से काम दिया जाएगा, मानवोचित दशाओं तथा यानी मानव के हित के लिए जो है दिया जाएगा, मानव के हित के तहत जो इसमें किया जाएगा, और प्रसूति सहायता का उपबंध कराना इसका काम है। आर्टिकल 43 में कहा गया कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी, जो भी काम करवाइएगा उसको जो है निर्वाह मजदूरी देना पड़ेगा, रुपया पैसा दे के ही काम करवाइएगा, न कि फ्री में करवाना, ये जो है आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 क में इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो भी फैक्ट्रीज है, उद्योग है, उसके प्रबंधन में कर्मकारों का जो भी मजदूर है उसके जो भाग लेना। नेक्स्ट है 43 ख में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन दिया गया है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी के लिए जो है एक समान सिविल संहिता जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है
45 आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख-रेख और शिक्षा का उपबंध इसमें किया गया है। कितना वर्ष से? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि इसमें करना, ये जो है आर्टिकल 46 में दिया गया है। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की राज्य का कर्तव्य होगा। इसका मतलब है पोषाहार यानी जो है खान पान, ये जो है पोषाहार अनाज देने का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की सेवा में स्वास्थ्य में, शिक्षा में, उसके बाद जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए पोषाहार, ये सब जो है करने के लिए जो है ये किसका सुधार करने के लिए ये राज्य का कर्तव्य हो है। नेक्स्ट है 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य जो है ये कृषि और पशुपालन का संगठन करेगा, ये राज्य सरकार का काम है। 48 ख में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी पर्यावरण का संरक्षण यानी इन्वायरमेंट का संरक्षण करना है, संवर्धन और वन हो गया, वन्य जीवों, जो भी वन्य जीव है उसको मारना नहीं है, काटना नहीं है, उसको जो है बचाव करना इसका हमारा कर्तव्य है। ठीक है। उसके बाद है 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्या है 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है भाग 4 में मूल कर्तव्य यानी अनुच्छेद 51 क में इसमें कहा गया है कि इसमें मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, इसमें मूल कर्तव्य ये 51 क मूल कर्तव्य इसमें दिया गया है। इसमें क में क्या कहा गया है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। यानी जो भी आदर्श है, यानी जो भी क्रांतिकारी है, जो हमारे देश को आज़ाद करने में जो सहायक हुए हैं, सहायता दिए थे, जो भी देश आज़ाद करने में बलिदान दिए थे, उन सब का जो है आदर करना है। उसके बाद आदर्श यानी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सब का जो है संविधान का पालन करना, ये सब जो है हमारा मूल कर्तव्य है। ख में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग में कहा गया है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। यानी भारत की प्रभुता, एकता, ये सब जो है अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। नेक्स्ट है घ में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब क्या होता है? देश की रक्षा करना है, किसी भी तरीका से हमें आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना है, और जब भी देश को जरूरत पड़े हमें हमारी, तो हम सब मिल के जो है राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अंगों में क्या कहा गया है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म हो गया, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान का विरोध करें। स्त्रियों का जो है सम्मान करना है, ना कि उसका विरोध करना है। नेक्स्ट है चौ में क्या कहा गया है? चौ में कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करना है। नेक्स्ट है छ में प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, न कि उसे काटना, मारना, पकड़ना है। नेक्स्ट है जो में क्या कहा गया है? जो में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन,
सुधार की भावना का विकास करना है। जो में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहना है। नेक्स्ट है ज्यो में यहाँ में क्या कहा गया है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। फिर टॉ में यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 5 में इसमें जो है संघ के बारे में दिया गया है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच जो है इसमें भारत का जो ये संघ के बारे में इसके तहत जो है संघ के बारे में दिया गया है। जैसे भाग 5 अध्याय 1 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेके कितना तक 73 तक दिया गया है। जैसे 52 में क्या कहा गया है? भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके तहत? राष्ट्रपति में होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा उसके बारे में इस आर्टिकल 55 में दिया गया है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 56 में राष्ट्रपति की पद जो है कितना वर्ष तक होगा इसके बारे में दिया गया है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के लिए ये जो है एलिजिबल है। फिर 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, जैसे वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा करना हो, पूरा कर लिया हो, उसके बाद संसद के लोकसभा के या संसद के कोई भी सदन का जो है सदस्य होने की अर्हता रखता हो। ठीक है, उसके बाद 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक ये सब होना चाहिए। जमानत की राशि के लिए 50,000 जमा ये सब होना चाहिए। उसके बाद ये है अर्हता। ठीक है, उसके बाद 59 में ये राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या क्या राष्ट्रपति के लिए शर्त होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये सब शर्त है उसका। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है शपथ लेगा, प्रतिज्ञान लेगा, ये जो है ये राष्ट्रपति लेगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति अगर कोई काम गलत करता है तो उसे जो है उस पे जो है संसद के द्वारा जो है ये क्या चलाया जाएगा? महाभियोग चलाया जाएगा। नेक्स्ट है 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि इसमें दिया गया है। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, जो राज्यसभा है जैसे भारत में जैसे संसद के दो भाग जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जैसे उच्च सदन और निम्न सदन इस तरह से होता है, तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति जो होता है वो हमेशा राज्यसभा का उपसभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है। 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ये किसको शक्ति दिया गया है? उपराष्ट्रपति को। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश जैसे बीमार पड़ गया हो या कोई काम करने में असमर्थ हो तो उस टाइम पीरियड में या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तो इस टाइम में जो है क्या करना है? इस टाइम में जो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद जो है संभाल सकता है। 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, ये जो दिया गया है आर्टिकल 66 में दिया गया है। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति का पद कैसे होना चाहिए, कितना वर्ष का होना चाहिए, ये सब के बारे में दिया गया है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होनी चाहिए, ये सब जो है। नेक्स्ट है 69 आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ कैसे लेगा
वो जो है इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 69 में। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन, यानी अगर कोई भी आकस्मिकता यानी कोई भी इमरजेंसी होता है तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करेगा? ये उपराष्ट्रपति करेगा। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। नेक्स्ट है 72 में क्षम क्षम आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें आर्टिकल 73 में दिया गया है। नेक्स्ट है 74 में, यानी अब आ गया मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद, यानी अनुच्छेद 74 से लेके 75 तक में इसमें दिया गया है मंत्री परिषद के बारे में दिया गया है। जैसे 74 आर्टिकल 74 में ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। और जैसे 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है ये दिया गया है। फिर है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में दिया गया है। 76 में भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 से 78 में दिया गया है। जैसे 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है वो दिया गया है आर्टिकल 78 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जैसे अध्याय 2 अब है अध्याय 2, जैसे संसद यानी साधारण अनुच्छेद 79 से 88 तक के में दिया गया। जैसे 79 में संसद का गठन कैसे किया जाएगा उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 79 में। 80 में राज्यसभा की संरचना। 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। 81 में लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना 80 में। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि, संसद का सदन कब कब होगा उसकी जो अवधि के बारे में 83 में दिया गया है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, संसद का जो सदस्य होगा कौन कैसा किस तरह का अहर्ता है ये इसके बारे में 84 में दिया गया है। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद के सत्र हो गया, सत्रावसान हो गया और इसका विघटन के बारे में दिया गया है। 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है 87 में दिया गया है। नेक्स्ट है 88 में क्या दिया गया है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। नेक्स्ट है 89 में अब क्या आ गया? जैसे संसद के अधिकारी 89 से 98 तक जो है 89 से 98 तक आर्टिकल में जो है संसद के कौन कौन अधिकारी हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे 89 में जैसे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में 89 में दिया गया है। राज्यसभा का सभापति हो गया। सभापति कौन होता है? ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद उपसभापति। फिर है 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना इसका बारे में दिया गया है। 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। फिर है 92
जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग, पद से हटाया जाना, इसके बारे में दिया गया है। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 96 में क्या कहा गया है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। यानी जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उसका जो है पीठासीन न होना। 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। 98 में संसद का सचिवालय के बारे में जो है 98 में दिया गया है। नेक्स्ट है कार्य संचालन, अनुच्छेद 99 से लेके 100 में दिया गया है। जैसे 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो भी सदस्य है उसके सदस्यों के जो है शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। 100 में क्या कहा गया है? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है जैसे सदस्यों की निहर्ताएं। नेक्स्ट है सदस्यों की निहर्ताएं, आर्टिकल 101 से लेके 104 के बीच दिया गया है। जैसे 101 में स्थानों का रिक्त होना, 102 में सदस्यता के लिए निहर्ताएं, 103 में सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्जित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। नेक्स्ट है संसद और सदस्यों की शक्तियां, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां अनुच्छेद 105 से लेकर 106 के बीच दिया गया है। जैसे 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में दिया गया है। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। जैसे नेक्स्ट दिया गया 107 से लेके 111 के बीच में विधायी प्रक्रिया 107 से लेके 111 तक। जैसे 107 में कहा गया है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट है 108 में ये कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी दोनों सदन 108 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में अगर कोई कारणवश अगर दोनों सदन का बैठक नहीं होता है, तो दो दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, ये संयुक्त बैठक कौन कराता है? ये जो राष्ट्रपति होता है, वो जो है राष्ट्रपति जो है इसका संयुक्त बैठक जो है ये बुलाता है, दोनों सदन का जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। जैसे 109 में क्या कहा गया? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, जो धन विधेयक क्या होगा उसका जो परिभाषा जो है आर्टिकल 110 में दिया, ये याद रखना है, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में। 111 में विधेयकों पर जो है अनुमति। नेक्स्ट है आर्टिकल जैसे वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, जैसे अनुच्छेद 112 से लेके 117 के बीच। जैसे 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जो याद रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये कितना में? आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112, इसी को जो है बजट बोला जाता है, इसी को वार्षिक वित्तीय विवरण या इसी को बजट भी बोला जाता है, ये याद रखना है 112 में। और ये जो है वित्त मंत्री के द्वारा जो ये पेश किया जाता है संसद में। नेक्स्ट है 113 में ये संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया, संसद की में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। नेक्स्ट 116 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और
अपवाद अपवाद अनुदान हो गया। नेक्स्ट है 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में इसके तहत जो है दिया गया है। नेक्स्ट है साधारणतया प्रक्रिया अनुच्छेद 118 से लेकर 122 तक में दिया गया है। साधारणतः प्रक्रिया जैसे 118 में प्रक्रिया के नियम, 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग किया जाएगा उस भाषा के बारे में इसमें चर्चा की गई है। 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। नेक्स्ट है जैसे 122 आर्टिकल 122 में इसमें जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, यानी न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, ये जो आर्टिकल 122 में, यानी इसमें जो है न्यायालय द्वारा संसद की जो कार्रवाई है उसकी जो है न्यायालय जो है इसकी जांच नहीं किया जा करेगा। नेक्स्ट है अध्याय 3, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के बारे में इसमें दिया गया है आर्टिकल 123 में अध्याय 3 में। जैसे 123 में कहा गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है ये दिया गया है 123 में दिया गया है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की, अध्यादेश जारी करने की जो है ये आर्टिकल 123 में दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 4, इसमें संघ की न्यायपालिका क्या दिया गया, संघ की न्यायपालिका यानी अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कितना में संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेके 147 तक में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन कैसे करेगा, स्थापना, ये सब का बारे में जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है जैसे आर्टिकल 124 को जैसे इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, आर्टिकल 124 ख में आयोग के कृत्य, 124 गौ में विधि बनाने की संसद की शक्ति, जो भी विधि बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो संसद के द्वारा जो है बनवाया जाएगा। 125 में ये जो है न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में दिया गया है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की जो है जो CGI होता है उसकी जो है नियुक्ति। नेक्स्ट है 127 में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके जो सहायक जो न्यायाधीश होते हैं उसके जो है नियुक्ति। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त हो गया न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी अगर कोई सा भी अगर न्यायाधीश अगर जिसको जो रिटायर हो गया है, अगर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उसकी सहायता मांगनी हो या उसको जो है बुलाना हो काम करने के लिए, तो उसे जो है कुछ दिनों के लिए जो उसे बुलाया जाता है, उसे जो है उससे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट है 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे होगा, वो जो दिया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे है, ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है 131 में ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट है 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में से अपीलों, यानी कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के बारे में इसमें 132 में दिया गया है। नेक्स्ट है 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो है हर एक एग्जाम के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, BPSC हो गया, UPSC हो गया। उसके बाद जैसे आपको जो भी वनडे एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार SI, ये सब जो है जैसे आपको जैसे यानी BSSC हो गया, ये सब सारे एग्जाम के लिए ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में 1 से 2 सवाल जो है यहाँ से जरूर आता है। नेक्स्ट है
अगर आपका आर्टिकल ठीक है, तो वो जो है आपका फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है आपका जो है, जो भी पॉलिटी पढ़िएगा वो जो है सारे जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 133 आर्टिकल 133 जैसे उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 को में उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 में विद्यमान विधि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है प्रयोग तब होना। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की जो है विशेष इजाजत। नेक्स्ट है 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन यानी इसको जो है देख सकता है, उसको जो है जांच सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। नेक्स्ट है पूर्वालोकन कर सकता है। नेक्स्ट है 138 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 में इसमें कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त किया गया जाना जाना 139 को में कुछ मामलों का अंतरण। 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। नेक्स्ट है 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां हो गया। 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना। 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने यानी ये जो है इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यानी उच्चतम न्यायालय से जो सुप्रीम कोर्ट है उससे जो है राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है, उससे जो है राष्ट्रपति जो है कुछ व्याख्या करवाना होता है राष्ट्रपति को, तो जो है किसके पास जाएगा, ये जो है उच्चतम न्यायालय के पास जाके वहां से पूछ सकता है। लेकिन जो है ये बाध्यकारी, अगर उच्चतम न्यायालय अगर उसे कुछ राह देता है, सलाह देता है, ऐसा नहीं है कि ये राष्ट्रपति जो है ये बाध्य है और ये उच्चतम न्यायालय का जो है बात माने। ये जो है राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि उसका बात माने, उसका राह माने या ना माने। लेकिन जो है राष्ट्रपति जो है कुछ परामर्श करने के लिए किसके पास जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। नेक्स्ट है कुछ विषयों पे। नेक्स्ट है 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय 145 में उच्च न्यायालय के नियम आदि। 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 में निर्वचन निर्वचन। नेक्स्ट है अध्याय 5 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 के बीच दिया गया है। नेक्स्ट है जैसे 148 में क्या कहा गया है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां के बारे में दिया गया है। 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, ये जो है दोनों का जो है लेखा जोखा को जो है ये देखता रहे है। नेक्स्ट 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन। नेक्स्ट है जैसे भाग 6 में क्या कहा गया है, ये भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। किसके बारे में, राज्य के अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच जो है राज्यों के बारे में दिया गया। अध्याय 1 इसमें साधारणतः ये जो है परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 122 में 152 में 152 में जो है ये राज्य का परिभाषा। अध्याय 2 में कार्यपालिका यानी किसका कार्यपालिका, ये राज्य का कार्यपालिका। जैसे राज्यपाल अनुच्छेद 153 से 162 के बीच जो है ये किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 153 में राज्यों के राज्यपाल, जो भी राज्य है हर एक राज्य के जो है राज्यपाल होते हैं और जो है कंबाइंड भी होते हैं। नेक्स्ट है 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन संभालता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में रहता है, ये राज्यपाल के हाथों में रहता है कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्य की पदावधि। नेक्स्ट है राज्यपाल की पदावधि।
सॉरी राज्यपाल की पदावधि होगा। उसके बाद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, राज्यपाल के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो जो है आर्टिकल 157 में दिया गया है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्त है, उस शर्त के बारे में जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। शपथ या प्रतिज्ञान 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन जो है ये आर्टिकल 160 में दिया गया है। नेक्स्ट है 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में दिया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल की होगा ना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 से लेके 164, 163 164 में दिया गया मंत्रिपरिषद, राज्य का मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, क्या होगा, मंत्रिपरिषद। और केंद्र में क्या था, यहाँ पे राज्य में है, ठीक है, राज्य में है। केंद्र में क्या पढ़े थे, केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया गया है। फिर है राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता जो है ये 165 में, जैसे राज्य का महाधिवक्ता ये जो है राज्य सरकार का ये कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट है महाधिवक्ता। नेक्स्ट है सरकारी कार्य का संचालन, सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 166 से लेके 167 के बीच दिया गया है। 166 से 167, जैसे राज्य 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो है 166 में दिया गया है। 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जैसे वहां पे किसका कर्तव्य था, प्रधानमंत्री का कर्तव्य था किसको, राष्ट्रपति को सलाह जानकारी देने के लिए। उसी प्रकार राज्य में ये जो है राज्य में किसको होगा, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या होगा, कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है अध्याय 3 इसमें राज्य का विधानमंडल यानी 168 से लेके 212 आर्टिकल 212 के बीच जो है ये दिया गया है, क्या, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। साधारण जैसे अनुच्छेद 168 से लेके 177 में क्या दिया गया है, जैसे 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन, जो राज्य में जो विधानमंडल है उसके जो है गठन का जो है इसमें प्रक्रिया दिया गया है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन के बारे में दिया गया है, राज्यों की में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन के बारे में इसमें दिया गया है। 170 में विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा की संरचना कैसी होगी इसके बारे में जो है दिया गया है। 171 में विधान परिषद के बारे में दिया गया है, और ये विधान परिषद याद रखना है ये जो है सिर्फ भारत में 6 राज्यों में ये लागू है, क्या, विधान परिषद। कौन कौन राज्य है, जैसे बिहार हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। टोटल 6 राज्य हो गया। ये इन 6 राज्यों में क्या क्या है, इन 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रक्रिया है, विधान परिषद की संरचना है। नेक्स्ट है 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, और जो राज्य की जो विधानमंडल की जो सदस्य बनेगा उसका क्या अर्हता होनी चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल 173 में दिया गया है। ये विधानमंडल क्या होता है, ये जैसे केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में जो है कानून प्रक्रिया को बनाने के लिए जो है राज्यों में क्या होता है, जैसे केंद्र में कानून प्रक्रिया कौन बनाता है, संसद बनाता है, उसी प्रकार जो है राज्य में कानून और नियम जो है बनाता है कौन, ये विधानमंडल बनाता है। नेक्स्ट है 175 में 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र हो गया, सत्रावसान हो गया और इसका विघटन। 175 में सदन हो गया,
सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल का उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है ये। नेक्स्ट है 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी अनुच्छेद 178 से लेके 187 के बीच दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष होगा, जैसे केंद्र में वहाँ पे क्या था, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष था और सभापति उपसभापति था। उसी प्रकार जैसे जो विधानसभा है यहाँ पे जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 180 में ये अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के बारे में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में दिया गया है। 181 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। क्या है? तब उस टाइम जो वो जो है पीठासीन नहीं होगा। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ये जो है विधान परिषद का, ठीक है, सभापति और उपसभापति। जैसे उसमें था लोकसभा राज्यसभा था, तो वहाँ पे क्या था, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष था। तो इसी तरह जो है यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। जैसे विधानसभा में ये जो है जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, और विधान परिषद में ये जो है सभापति और उपसभापति है। जैसे जैसे केंद्र में क्या था, राज्यसभा जो है जो राज्यसभा था वो जो है वो अस्थायी सदन था, और लोकसभा जो था वो अस्थायी सदन था। तो ठीक उसी प्रकार विधान परिषद अस्थायी सदन है और विधानसभा जो है ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन विधान परिषद और विधानसभा अस्थायी सदन है। तो इसी प्रकार विधान परिषद का कौन होगा, सभापति और उपसभापति। जैसे केंद्र में राज्यसभा का जो क्या होता था, सभापति और उपसभापति। कौन होता था? सभापति कौन होता था? पदेन सभापति, वो जो होता था भारत का उपराष्ट्रपति होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। 183 में 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के पद में सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यानी सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की जो शक्ति दिया गया है ये 84 में। नेक्स्ट है 85 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। सेम केंद्र में जिस तरह होता था उसी तरह यहाँ पे राज्य में हो रहा है। ठीक है, 86 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते इसके बारे में दिया गया है 86 में। नेक्स्ट है 87 में दिया गया है राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। राज्य के विधान मंडल का जो सचिवालय है उसके बारे में जैसे केंद्र में भी दिया था, तो उसके बाद यहाँ भी राज्य में भी राज्य विधान मंडल का सचिवालय। नेक्स्ट है कार्य संचालन अनुच्छेद 188 से 189 तक। जैसे 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है सदस्यों की निहरताएं अनुच्छेद 190 से लेके 193 के बीच दिया गया है। 190 में स्थानों का रिक्त होना। 191 में सदस्यता के लिए निहरताएं। 192 में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 में
ये अनुच्छेद अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित शासित की शक्ति होगा ना, बैठने के मत देने के लिए शक्ति होगा। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आर्टिकल 194 से 195 के बीच दिया गया है। नेक्स्ट है 194 में, इसमें विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां या विशेषाधिकार आदि ये दिया गया 194 में। 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, तो छोटा हो गया। नेक्स्ट है जैसे विधायी प्रक्रिया आर्टिकल 196 से 201 के बीच दिया गया है। 196 में विधेयकों के पुनः स्थापन हो जाएगा, पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध दिया गया है। 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में इसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, ये याद रखना है, धन विधेयक की परिभाषा 199 में। 200 में क्या दिया गया है? 200 में दिया गया विधेयकों पर अनुमति। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में दिया गया है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 202 से 207 के बीच दिया गया है। जैसे 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे बजट, जैसे केंद्र में बजट होता था 112 के तहत, आर्टिकल 112 के तहत। इसके बाद जो है 202 में राज्य में जो बजट निकाला जाता है, राज्य बजट, ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है 203 में विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। 204 में ये विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। 205 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 206 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 207 में, आर्टिकल 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। साधारणतया प्रक्रिया अनुच्छेद 208 से लेकर 212 के बीच दिया गया है। जैसे 208 में प्रक्रिया के नियम 209 में क्या कहा गया है? 209 में कहा गया है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। नेक्स्ट है 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में क्या परिभाषा यूज किया जाएगा, क्या भाषा यूज किया जाएगा, उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। नेक्स्ट है 212 में ये क्या कहा गया है? न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। जिस तरह केंद्र में था सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो है ये हाई कोर्ट जो है इसको जांच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्ति अनुच्छेद 213 में दिया गया है। नेक्स्ट है 213 में ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की किसका? राज्यपाल की शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 5 ये किसका? ये जो है राज्य का पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना है राज्य का। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, ये याद रखना है, राज्यों के उच्च न्यायालय। कितना में? अध्याय 5 में भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया, और उसी का जो है भाग 6 अध्याय 5 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अनुच्छेद 214 से लेके 231, जैसे 214 में राज्य के लिए क्या दिया गया है? राज्य के लिए उच्च न्यायालय यानी HC यानी हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल कितना में? सॉरी, हाँ, आर्टिकल 214 में दिया गया है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में कितना? उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 217 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की नियुक्ति। 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को संरक्षण दे उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी इस कोर्ट से लेके उस कोर्ट में जाके इसको अंतरण यानी उसको स्थानांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है जैसे 224 को में क्या दिया गया है, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति अधिकार न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। ठीक है। 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का था उसी तरह जो है हाई कोर्ट का भी है। नेक्स्ट है 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में अंतरण। 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। नेक्स्ट है 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ये याद रखना है, यानी दो या अधिक राज्य, ठीक है, दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसमें जैसे लक्षद्वीप का जो है उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल हाई कोर्ट है। ठीक है, केरल हाई कोर्ट है। उसके बाद जैसे दादर नगर हवेली का कहाँ पे है, मुंबई हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, इस तरह से उसको दिया गया है। नेक्स्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे असम में हो गया, असम का जैसे उधर नागालैंड, ये सब का जो है हाई कोर्ट एक साथ जोड़ दिया गया है। तो इसी तरह जो है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का गठन दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 के बारे में दिया गया। जैसे 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अधीनस्थ मतलब जो जैसे जिला स्तर पे हो गया, अधीनस्थ हो गया, डीसी हो गया, इसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, डीसी, यानी इसको जो है क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय को इसको डीसी बोला जाता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, डीसी की नियुक्ति, डीसी जो जिला में होगा जो न्यायाधीश उसकी जो नियुक्ति। जैसे 233 को में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। ये है 233 को में। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। नेक्स्ट है 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 में निर्वचन है। 237 में कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नेक्स्ट है, अब यहाँ से पढ़ेंगे कौन सा भाग, अब पढ़ना है हमको भाग 7। भाग 7 जो है इसको क्या किया गया, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है, इसको जो है निरसित यानी इसको जो है निलंबित कर दिया गया, खत्म बंद, इसको जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 8। इसमें जो है भाग 8 में इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। 239 से 242, जैसे 239 में क्या कहा गया है, ये संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, जैसे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो भी संघ राज्य क्षेत्र है, जो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है,
उसके जो है प्रशासन के बारे में आर्टिकल 239 में दिया गया है। 239 क में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन, यानी जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, ये सब में विधानमंडल, विधानसभा ये सब है, तो इसी तरह जो है दिया गया है। जैसे 239 क में इसमें दिल्ली के संबंध में है ना, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। 239 क में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करना। ठीक है, 239 ख में ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश के प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति दिया गया है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है, जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए जो है हाई कोर्ट की स्थापना करने का इसमें दिया गया है। 242 में ये कोरगू यानी इसको जो है निश्चित कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 9, ये जो है भाग 9 इंपोर्टेंट है। पंचायत, क्या है पंचायत, 243 से लेके 243 9 तक जो है इसमें दिया गया है। अब इसमें भाग 9 कैसे जुड़ा, ये सब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे 243 में क्या कहा गया है, पंचायत की परिभाषा, ठीक है, ये जो परिभाषाएं हैं 243 क में ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। 243 ख में पंचायतों का गठन कहा गया है। 243 ग में पंचायतों की संरचना कैसी होगी। 243 घ में स्थानों का आरक्षण, ठीक है, स्थानों का आरक्षण। 243 या में ये पंचायतों की अवधि आदि के बारे में दिया गया है। 243 चौ में सदस्यता के लिए निहर्ताएं, सदस्यता के लिए क्या निहर्ता होनी, क्या उसके एलिजिबल होना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। 243 छौ में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ये सब के बारे में 243 छौ में। 243 जो में और पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी उनकी निधियां। नेक्स्ट है 243 झ में, ये है क्या, ये है 243 झ में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, 243 यहाँ में ये दिया गया पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, ये 243 यहाँ में। 243 टो में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ठीक है, पंचायत में जैसे मुखिया का निर्वाचन कैसे होगा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कैसे होगा, ये सब के बारे में दिया गया है। जैसे वार्ड सदस्य का होगा, जैसे सरपंच का होगा, ये सब के बारे में जो है निर्वाचन के बारे में इसमें दिया गया है। 243 ठो में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना। 243 क्या है या में, सॉरी ये तो 2 बार हो गया ना, ढो है ना, ठो ठो ढो हो गया है ना। जैसे इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। नेक्स्ट है 243 ढ में ये विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना होना। 243 9 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन दिया गया है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये यहाँ से सवाल जो है एक सवाल जरूर रहता है, क्योंकि ये पंचायत से ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ है, ग्राम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो है सवाल बनता है, इसे अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट है भाग 9 क में ये है नगर पालिका, इससे भी सवाल बनता है। जैसे 243 तो से लेके 243 यो 6 तक जो है इसके बारे में दिया गया है। 243 यो 6 से लेके यो 243 यो 6 तक दिया गया है। जैसे 243 तो में परिभाषाएं, 243 थौ में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं का गठन। दो में क्या कहा गया, 243 दो में नगर पालिकाओं का संरचना। ठीक है, 243 धो में वार्ड समितियों, ठीक है, आदि का गठन और संरचना के बारे में 243 धो। 243 नौ में ये स्थानों का आरक्षण। 243 पौ में नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 फौ में सदस्यता के लिए निहर्ताएं। 243 बौ में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 भौ में ये नगर पालिकाओं द्वारा जो है अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 मौ में वित्त आयोग, ठीक है, और 243 यो में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, 243 यो को में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन।
243 य ख में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 य गो में यह इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जैसे 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति। 243 य ड में य य अंगों में महानगर योजना के लिए समिति हो गया। 243 य चौ में ये दिया गया है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का जो है बना रहना। चलिए नेक्स्ट है, 243 य छो में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट है, भाग भाग कितना है, भाग 9 ख में सहकारी सोसाइटियां, अनुच्छेद 243 यो जो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। कैसे कैसे कौन सा अमेंडमेंट के कौन सा संशोधन के द्वारा जो ये सब को जोड़ा गया है, ये सब आगे हम लोग खुद पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग सारा पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, 243 यो जो ये है परिभाषाएं। 243 यो जो में सहकारी सोसाइटियों का निगमन। 243 यो उसके बाद क्या है, यह है ना, हाँ, बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। 243 योटो में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन है। 243 योटो में बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन है। नेक्स्ट है अंतरिम प्रबंधन। नेक्स्ट है 243 योडो में ये सोसाइटी सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की परीक्षा। नेक्स्ट है 243 योडो में ये है साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। 243 योनो में सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। 243 योतो में विवरणियां है। 243 योथो में अपराध और शक्तियां है। 243 योदों में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना। 243 योथो में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और 243 योनो में क्या है, विद्यमान विधियों का जारी रहना। चलिए नेक्स्ट है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हो गया। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 को तक। जैसे 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, ये आर्टिकल 244 में। 244 को में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना, ये जो है आर्टिकल 244 को में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे भाग 10 में क्या है, चलिए बहुत सॉरी भाग 10 तो पढ़ लिए ना। हाँ, भाग 11, जैसे भाग 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है ना। संघ और राज्यों के बीच किस तरह का संबंध होगा और कैसे कैसे क्या होगा, वो इसके बारे में आर्टिकल 245 से 263 के बीच दिया गया है। जैसे फर्स्ट अध्याय फर्स्ट में ये विधायी संबंध यानी कानूनी संबंध में क्या क्या होगा, जैसे अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जैसे विधायी शक्तियों का विवरण। जैसे इसमें 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 246 को में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल वस्तु कर एवं सेवा कर संबंधी विधि बना सकते हैं, बशर्ते कि वह विधि संसद द्वारा अनुच्छेद 246 को 2 के तहत जो है पारित किए गए किसी भी अधिनियम की अवहेलना न करती हो। 246 को में 246 को इसमें का 246 को हाँ 2 में कहा गया है। 246 को 2 में केवल संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति, ठीक है, या सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक के विषय और में वस्तु कर सेवा कर संबंधी विधि बना सकती है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 247। इसमें क्या कहा गया है,
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। ठीक है, 248 में ये अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट 249 में ये राज्य सूची में एक विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट 250 में यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। किसका शक्ति है? अगर आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो उस टाइम जो है संसद का अधिकार होगा राज्य की सूची में जो है विषय बनाने के संबंध में। ठीक है, विधि बनाने के संबंध में। नेक्स्ट है 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो है बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है, 252 में इसमें कहा गया है कि दो या अधिक राज्यों के लिए, है ना, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, ये जो है दिया गया है आर्टिकल 252 में। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को जो है प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, और 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है, उसके बाद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रतिक्रियाओं, है ना, प्रतिक्रियाओं के विषय मानना। ठीक है, प्रतिक्रियाओं के विषय को मानना। नेक्स्ट है अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में दिया गया है। साधारणतः जैसे इसमें 256 से 261 के बीच में क्या कहा गया है, जैसे 256 में राज्यों की ओर संघ की बाध्यता, राज्यों की ओर जो है संघ की बाध्यता। उसके 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। ठीक है, कुछ दशाओं में, कुछ टाइम में, कुछ कारण में जो है कुछ विषय पे जो है राज्यों पर जो है विषय जो है किसका, कुछ दशाओं में राज्यों पर जो है संघ का नियंत्रण होगा। 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, है ना। 258 को में संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 में सार्वजनिक कार्य हो गया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। 200 नेक्स्ट है जल संबंधी विवाद, अनुच्छेद 262 में दिया गया है। जैसे 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राज्यों के बीच समन्वय, अनुच्छेद 263 में दिया गया है। जैसे 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में ओपन जो है इसके तहत दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 को तक दिया गया है। जैसे अनुच्छेद अध्याय 1 इसमें जो है वित्त अनुच्छेद वित्त, इसमें अध्याय 1 में वित्त दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 264 से 290 के बीच। जैसे साधारण में जैसे अनुच्छेद 264 से 267, जैसे इसमें जो है निर्वचन है 264 में। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे। ठीक है, उसके बाद 267 में आकस्मिकता निधि हो गया। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, जैसे अनुच्छेद 268 से 281। जैसे 268 में क्या कहा गया है, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने पर वाले शुल्क। ठीक है, उसके 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। ठीक है, उसके 269 को में क्या दिया गया, 269 को में, ठीक है, इसमें दिया गया है अंतर राज्यीय व्यापार के संबंध में माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया जाएगा उसको केवल केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाएगा, किंतु जीएसटी परिषद का सिफारिश पर विधि द्वारा तय किए ढंग से
तय किए ढंग से संघ और राज्यों के बीच इसे विभाजित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 270 में ये याद रखना है, 270 में क्या कहा गया है, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 में कुछ कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार। 263 में जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने के वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा। 275 में इसमें कुछ राज्यों को संघ से अनुदान हो गया। 276 में वित्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 में आवृत्ति हो गया। 279 में शुद्ध आगमन हो गया आदि की गणना। ठीक है। 279 में क्या कहा गया है, जैसे 279 को में यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के प्रारंभ के 60 दिनों के भीतर वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन करने का अधिकार देता है। ठीक है। 280 में वित्त आयोग दिया गया है। 280 में ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 280 वित्त आयोग का जो बारे में कितना में 280। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। परिकर्ण वित्तीय उपबंध अनुच्छेद 282 से 291। 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किया जाने वाले व्यय। 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक सेवाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। 284 में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धन राशियों की अभिरक्षा। नेक्स्ट है 285 में ये संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन है। ठीक है। ये देखिए याद रखना, ये क्या बोल रहा है, संघ की संपत्ति, ठीक है, राज्य के कराधान से छूट, यानी राज्य जो है उस पर कोई भी अधिकार नहीं ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 287 में विद्युत पर करों से छूट। 288 में जल या विद्युत 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट हो गया। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट हो गया। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन हो गया। 290 को में ये कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय हो गया। अध्याय 2 उधार लेना, अनुच्छेद 292 से 293। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना हो गया। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं वाद, अनुच्छेद 294 से 300 के बीच दिया गया है। नेक्स्ट है 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और उत्तराधिकार। 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति हो गया, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और अधिकार। ठीक है। 296 में राजगामी क्या दिया गया है, 296 में राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 में राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति क्षेत्रों का संघ में निहित होना। ठीक है, जो है संघ का काम होगा, संघ में होगा, ये सब संघ में आ जाएगा। 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 में संविदाएं। 300 में वाद और कार्रवाइयां है। और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 300 को में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 300 को ये जो पहले किस में था, ये हमारे मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको जो है हटा के 300 आगे पढ़ेंगे हम लोग, 300 को में इसको लाके रख दिया है। 300 को में इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों का संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है, यानी विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों का जो संपत्ति है उसको जो है वंचित न किया जाना। नेक्स्ट है
जैसे भाग 13 में क्या कहा गया है? भाग 13 में कहा गया है कि भारत के राज्य, किसका? भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो गया। 302 में व्यापार, वाणिज्य, समागम और निर्बंधन अध्यारोपित करने की संसद की शक्ति। 303 में व्यापार, वाणिज्य संबंध संघ और राज्यों की विधायी शक्ति पर निर्बंधन हो गया। 304 में राज्यों के बीच व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, समागम पर निर्बंधन हो गया। 305 में विधान विधान विधियों विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों विधियों की जो है व्यावृत्ति। 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों की क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। नेक्स्ट है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। नेक्स्ट है अध्याय 1 सेवाएं है, इसमें अनुच्छेद 308 से 314। नेक्स्ट है अनुच्छेद 308 में निर्वाचन है। 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि होगी। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अनवरत किया जाना। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ये याद रखना 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 312 को में ये कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंग्रहित करने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट है 313 में संक्रमणकालीन उपबंध। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ये है अनुच्छेद 315 से 323, ये याद रखना है। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा है, ठीक है, संघ और राज्यों के लिए क्या होना चाहिए? संघ लोक सेवा, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ये सब है, तो वही है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। फिर उसके बाद है 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि हो गया, और 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना है ना, और निलंबित किया जाना 317 में दिया गया है। नेक्स्ट है 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। नेक्स्ट है भाग 14 क में, इसमें अभिकरण है, अनुच्छेद 323 क, 323 ख। 323 क में प्रशासनिक अधिकरण, 323 ख में अन्य विषयों के लिए जो है अधिकरण। फिर है भाग 15 अनुच्छेद निर्वाचन, इसमें है निर्वाचन है, और इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है, और इसमें जो है अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में दिया गया। जैसे 324 में निर्वाचन के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, ठीक है, इस तरह के जो है, इस तरह कारण से जो अपात्र नहीं होना चाहिए उसे उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली और सम्मिलित किए जाने का जो है दावा न किया जाना। 326 में लोक सेवा और राज्यों की सभाओं के निर्वाचनों का जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। नेक्स्ट है 327 में 327 में कहा गया कि विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल, कोई सा भी राज्य का जो है क्या विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस
विधानमंडल की शक्ति। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। जैसे 330 में ये है, 330 में क्या कहा गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, अनुसूचित एससी और एसटी के बारे में दिया गया है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में दिया गया, प्रतिनिधित्व के बारे में। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में ये सब याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का स्तर वर्ष के पश्चात न रहना। 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए के जो है दावे। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो विशेष उपबंध दिया गया है। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए जो शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 में 338 को में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है 338 ख में सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय कमीशन का गठन, राष्ट्रीय कमीशन का गठन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण दिया गया है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जातियां के बारे में दिया गया है। 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया गया है। 343 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 17 में, इसमें है राज्य भाषा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच दिया गया। जैसे अध्याय 1 में संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 से 344 में जैसे 343 में संघ की राज्य भाषा, 344 में राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, राज्यभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347, 345 में राज्य की राज्यभाषा या राज्य भाषाएं। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राज्य भाषा। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 3 में ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 और 349। यानी 348 में कहा गया है यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी ये सब जो है कौन सा भाषा प्रयोग करेगा उसके बारे में दिया गया है। 349 में ये भाषा से संबंधित कुछ विधि नियमित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश, अनुच्छेद 350 351 350 में व्यथा के निवारण के लिए जो है अभ्यावदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट है 350 को में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये याद रखना है, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में जो सुविधा जो ये आर्टिकल 350 को के तहत कहा गया है। 350 को में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी। 351 में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भाग 18। अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, आपात उपबंध इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360। 352 में आपात की उद्घोषणा। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का
लागू होना। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। किसका? संघ का। ठीक है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। नेक्स्ट 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी अगर राज्य में संविधान के तरीका से अगर काम काज नहीं होगा तो वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसके कहने पे? राज्यपाल के कहने पे जो है राष्ट्रपति जो शासन लागू किया जाता है। और कौन चलाता है? राज्यपाल चलाता है। नेक्स्ट है 357 में अनुच्छेद 356 के अधीन जो है अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट है 358 में आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन इसमें किया गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल है ना, वित्तीय फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया वो। चलिए नेक्स्ट है भाग 19, ये परिकरण अनुच्छेद 361 से 367 61 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। ठीक है, 361 को में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाइयों की प्रकाशन का संरक्षण। ठीक है, उसके बाद 361 को में ये लाभप्रद राजनीतिक पद पर रिक्ति के लिए निहरताएं है। 363 में कुछ संधियों करारों और आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। उसके 363 में में ये देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी निजी थैलियों का अंत है। नेक्स्ट है 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 में परिभाषाएं। 367 में निर्वाचन। नेक्स्ट है भाग 20 में ये संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा कहा गया है। 368 में कहा गया है कि संविधान का संशोधन करने की जो संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रियाएं जो है 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट है भाग 21। ये जो है भाग 21 में क्या कहा गया? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जैसे अनुच्छेद 368 से 369 से, है ना, 369 से 352। जैसे 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। नेक्स्ट है 370 में निर्वाचन है जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 में, अच्छा ये तो निश्चित 370 तो खत्म हो गया ना, हाँ 370 खत्म, इसको निश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट है 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 क में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ख में असम राज्य के लिए विशेष उपबंध। 371 ग में है मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध है। ये 371 घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष संबंध है, उपबंध है ना। उसके बाद 371 यहाँ में है क्या, आंध्र प्रदेश अंगों में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का उपबंध है अनुच्छेद 371 अंगों में। 371 चौ में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 छ में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 जो में अरुणाचल प्रदेश के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 71 जो में गोवा के लिए, यहाँ में कर्नाटक राज्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 92 में 72 में ये विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। नेक्स्ट है 372 को में विधाइयों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट है 374 में ये फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री
के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों का कृत्य करते हुए रहना। 376 में उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। फिर 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। फिर 78 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। 378 क में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में उपबंध है। उसके 392 में क्या दिया गया है, ये कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जैसे अनुच्छेद 393 से 395, जैसे 393 में संक्षिप्त नाम, 395 में प्रारंभ, और उसके 394 को में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है, और उसके 395 को निश्चित निरसन यानी इसको जो है निश्चित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अब हमारा आ गया यहाँ पे अनुसूची। जैसे पहली अनुसूची में 29 राज्य है, 28 राज्य हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन के लिए जो है उपबंध, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब जो है संवैधानिक पद है, तो वो सब जो है यहाँ पे आके शपथ प्रतिज्ञान लेगा। तीसरी अनुसूची में जो यही सब जो है तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान लेगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो गया। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में के बारे में उपबंध। ये कैसे याद रखना है, जैसे ये इस तरह से हो गया पूर्वोत्तर राज्य, है ना, ये इस तरह से पूर्वोत्तर राज्य हो गया। तो यहाँ पे असम हो गया, उसका इसी का नीचे जो है मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, उसके इधर मिजोरम हो गया। तो यही चारों राज्यों में का जो उपबंध जो है दिया गया है, ये अनुसूची 6वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समर्थी सूची में 47 विषय दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जो है बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। क्या है 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, यानी कुछ अधिनियमों और विनियमों का जो है विधि मान्यकरण। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन, दल बदल के कानून का, है ना, इसी में रखा गया है। दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध जो है 10वीं अनुसूची के तहत दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहीं पे जो है हमारा मेन पार्ट, आर्टिकल का जो मेन पार्ट है वो ख़त्म होता है यहीं से। उसके बाद जो है जो भी बच गया है उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि जो है अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।